रोज की तरह एक सामान्य सा दिन। चाय के कप के साथ आपने उठाया अपना मोबाइल फोन, इंस्टाग्राम खोला और उस पर स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। तभी आपके सामने आता है एक विज्ञापन, घर बैठे आसान कमाई। लेकिन ये क्या, जैसे ही आपने क्लिक किया आप किसी अनजान वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं और यहां जो आपको दिखता है उसकी तो आपने कल्पना ही नहीं की थी। यानी इंस्टा पर विज्ञापन किसी और चीज का, और जो सामने आया वो ये। इसे कहते हैं नकली विज्ञापन यानी फेक एड्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और अब इन फेक विज्ञापनों का ये मुद्दा बहुत बढ़ रहा है। क्यों? रॉयटर्स की जरा इस रिपोर्ट पर ध्यान दें। रॉयटर्स के पास कुछ इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेटा के हैं और इनके अनुसार मेटा का अनुमान है कि वर्ष 2024 में इसकी कुल आय का लगभग 10% हिस्सा स्कैम और जो बैंड प्रोडक्ट्स हैं उनसे जुड़े जो विज्ञापन थे उनसे आएगा। ये एक अनुमान था, मेटा ने आंतरिक रूप से यह अनुमान लगाया था। और रॉयटर्स को इन डॉक्यूमेंट से यह भी पता चलता है कि कम से कम 3 वर्षों तक सोशल मीडिया कंपनी बड़ी संख्या में ऐसे विज्ञापनों को रोकने में विफल रही, जिन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के अरबों उपयोगकर्ताओं को फर्जी, फेक ई कॉमर्स और निवेश योजनाएं, अवैध ऑनलाइन कैसीनोज और बैंड फार्मा प्रोडक्ट्स की बिक्री जैसे विज्ञापनों से जोड़ दिया। दिसंबर 2024 के एक इंटरनल डॉक्यूमेंट के अनुसार मेटा के प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ताओं को प्रतिदिन औसतन ऑन एवरेज लगभग 15 अरब हाई रिस्क वाले स्कैम विज्ञापन दिखाए जाते हैं। ये वो विज्ञापन हैं जिनमें धोखाधड़ी के संकेत स्पष्ट दिखाई देते हैं। एक अन्य दस्तावेज ये कहता है कि मेटा को स्कैम विज्ञापनों से सालाना लगभग 7 अरब डॉलर का राजस्व यानी कमाई होती है। दस्तावेज तो ये भी दिखाते हैं कि धोखाधड़ी का बड़ा हिस्सा ऐसे मार्केटर्स से जुड़ा था जिनकी गतिविधियां इतनी संदिग्ध थीं कि मेटा की जो इंटरनल वार्निंग सिस्टम है उनके द्वारा भी इन्हें हाईलाइट किया गया था। हालांकि मेटा किसी विज्ञापन दाता पर तभी प्रतिबंध लगाता है जब उसका सिस्टम 95% तक निश्चित हो कि वो धोखाधड़ी में शामिल है। लेकिन फिर भी अगर उसे विज्ञापन दाता के धोखेबाज होने का संदेह होता है तो मेटा ऐसे विज्ञापन दाताओं से अधिक विज्ञापन शुल्क वसूलता है। लेकिन हम आप सभी इंस्टा या फेसबुक यूजर्स के लिए खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि दस्तावेज ये भी बताते हैं कि जो यूजर किसी स्कैम विज्ञापन पर क्लिक करते हैं, जाहिर है भुलावे से ही करेंगे, उन्हें आगे चलकर ऐसे और अधिक विज्ञापन दिखाई देने की संभावना रहती है। और इसकी वजह है मेटा की एड पर्सनलाइजेशन प्रोसेस, जिसे होता यह है कि आपके इंटरेस्ट, जिन विषयों या चीजों में आपकी रुचि है, आपके ऑनलाइन सर्चेस, ऑनलाइन एक्टिविटीज होती हैं जिन्हें मेटा मॉनिटर करता रहता है, उसी के आधार पर मेटा आपको ये तमाम विज्ञापन दिखाने का प्रयास करता है। और जिन कारणों की वजह से मेटा सीईओ मार्क जकरबर्ग को यूएस सेनेट की जुडिशरी कमेटी के सामने टेस्टिफाई करना पड़ा था, उनमें से एक कारण ये फेक एड्स, नकली विज्ञापन भी हैं। जैसे ये ऐड देखिए, जिसमें स्कैमर ने फ्रॉड से बचाने के लिए कानूनी मदद मुहैया करने को लेकर ही फेक ऐड दे डाली। अब आते हैं भारत में दिखाई जा रही फेक एड्स पर। यूं तो वक्त वक्त पर सरकार मेटा को संदेहपूर्ण फ्रॉड एड्स हटाने के लिए कहती रहती है, लेकिन अति तब हो गई जब मेटा के प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े विज्ञापन भी दिखे, जिसे लेकर जीरो टॉलरेंस सर्वविदित है। यहां ध्यान दें कि ये सब पेड विज्ञापन है जिनके लिए मेटा वसूलता है पैसे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भी इंस्टाग्राम पर मौजूद इस बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री, जिसे सीसैम कहा जाता है, इसे बढ़ावा देने वाले पेड विज्ञापनों के मामले में मेटा को कड़ा नोटिस जारी किया और मेटा से एक डिटेल रिप्लाई मांगा। ऐसे सभी विज्ञापनों को तुरंत हटाने का भी निर्देश दिया गया।
और ये भी स्पष्ट किया कि इस मामले में आईटी एक्ट और पॉक्सो कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि सरकार के नोटिस पर मेटा ने भी इस बात से तो इनकार कर दिया कि उसने जानबूझकर ऐसे विज्ञापनों को अनुमति दी और वो ऐसे कंटेंट की पहचान के लिए एआई बेस्ड हाई टेक्निक का उपयोग कर रहा है। लेकिन ये सवाल जायज है कि ऐसी सामग्री, ऐसे विज्ञापनों को मेटा द्वारा कैसे और क्यों परमिशन दी गई। कारण शायद 2024 के डॉक्यूमेंट जिनके आधार पर रॉयटर्स द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई उनसे मिल सकता है। और जो सवाल हम उठा रहे हैं और जो मेटा एक्सप्लेन कर रहा है, उन सब के बीच में गैप है। जरा इन एड्स को देखिए, ये सब पॉर्न एड्स हैं जो फेसबुक प्रोफाइल के द्वारा ही पब्लिश की गई है, जो हो सकता है फेक प्रोफाइल्स ही हो। और इस तरह की एड्स खुलेआम मेटा की एड लाइब्रेरी में भी दिखती हैं। यही नहीं, एक ही हैंडल से कई एड्स दी गई हैं। कई ऐसी एड्स जिनकी आइडेंटिकल प्रोफाइल है, जिनके हैंडल्स अलग अलग हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि सेम कंटेंट दिया गया है, पिक्चर भी सेम है, जो दिखाता है एक ही टारगेटिंग टीम है जो ऐसी एड्स पैसे देकर मेटा के प्लेटफॉर्म्स पर दे रही है। इस ऐड को देखिए जिसमें बार बार प्रोफाइल नेम बदला गया है। यानी 2023 में निकोल ब्रायन के नाम से यह ऐड दी गई, जिसका नाम 2026 में बदलकर रिसोर्स हब कर दिया गया। यानी अगर एक्शन लिया जाता है तो नाम बदलकर ऐड दी जा रही है। और ऐसे फेसबुक, इंस्टा प्रोफाइल्स के 7 फॉलोअर्स होते हैं या 10 फॉलोअर्स ही होते हैं। जब आप इन्हें क्लिक करते हैं तो आपके सामने आ जाती है आपत्तिजनक सामग्री। यही नहीं, गेमिंग जैसी कैटेगरीज के तहत एड्स दी जाती हैं, जबकि वो बाल यौन शोषण से जुड़ी एड होती है। तो क्रॉस चेक्स कहाँ हैं कि ये चेक हो सके कि जो कहा जा रहा है वही कंटेंट अपलोड भी किया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि मेटा के एल्गोरिदम्स इन धांधलियों को पकड़ क्यों नहीं पा रहे और रोक क्यों नहीं पा रहे, या यूं कहे कि वो रोकना नहीं चाहते क्योंकि समस्या अधिक गंभीर है। मेटा ऐसी एड्स को या तो रिपोर्ट होने पर या टाइम ओवर होने पर इनएक्टिव, निष्क्रिय कर देता है, लेकिन बंद नहीं करता, जो एक बड़ा सवाल है कि मेटा एक्शन नहीं ले रहा। अगर कोई प्रोफाइल पर स्ट्राइक आ भी रहा है कि यह संदेहपूर्ण है, तो उसे तुरंत होल्ड क्यों नहीं किया जाता? ये बड़े सवाल है। ऐसी एड्स को ना रोकना, इनके खिलाफ एक्शन ना लेना इस समस्या का एक पहलू है, लेकिन इसका दूसरा और गंभीर पहलू भी है कि जैसे ही आप इन एड्स को क्लिक करते हैं, आपके साथ स्कैम का प्लान शुरू हो जाता है। आप किसी और वेबसाइट से जुड़ जाते हैं जो फेक वेबसाइट हो सकती है। हो सकता है आप सेक्सटॉर्शन का शिकार हो जाए। हो सकता है आपको कोई लिंक भेजकर आपसे कोई ऐप डाउनलोड करवा लिया जाए, जिसके बाद आपका खाता खाली हो जाता है। हो सकता है उस वेबसाइट पर जो फेक होगी आपसे पेमेंट करवाई जाए और फिर आपका खाता खाली। यानी तरीके बहुत है स्कैम करने के। आप निशाने पर आ जाते हैं और कारण बनते हैं ये विज्ञापन। इन विज्ञापनों का एक और घिनौना पहलू रखेंगे आपके सामने, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें साइबर अलर्ट। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मेटा पर दी जा रही फेक एड्स की। और ये जो एड्स, विज्ञापन दिए जाते हैं, इन्हें इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जो वल्नरेबल लोग हैं वो इनकी तरफ आकर्षित हो जाएं। और बच्चों के यौन शोषण से जुड़े विज्ञापनों का घिनौना पहलू ये है कि इनसे यौन शोषण सामग्री को मिलता है बाजार, जिसका मतलब हमारे परिवारों के मासूम बच्चों का यौन शोषण कर पैसा कमाने वालों को प्रोत्साहन। जरा इन खबरों पर नजर डालें जो इस घिनौने अपराध की सच्चाई बयां करती है। हर बच्चा जो यौन अपराध का शिकार होता है, जिसके कारण उसका पूरा बचपन इस अपराध की भेंट चढ़ जाता है,
इसके पीछे इस तरह के विज्ञापनों की भी भूमिका होती है और इसीलिए उठता है सवाल कि क्यों ऐसे विज्ञापनों के खिलाफ मेटा जैसी कंपनियां कदम नहीं उठाती। क्या इन टेक जायंट्स के लिए इन्हें तकनीक से रोकना वाकई इतना मुश्किल है, या शायद इन्हें कमाई की अंधी दौड़ में कुछ दिखता नहीं? क्योंकि जो सच हमने दिखाया वो तो यही दिखाता है कि हमारे बच्चों की सुरक्षा से इनका कोई सरोकार नहीं है। बाल यौन शोषण को लेकर इसी कार्यक्रम में हमने आपको पंजाब की एक खबर दिखाई थी कि कैसे एक परिवार का अपना रिश्तेदार ही उस परिवार की बच्चियों का यौन शोषण कर उनके पॉर्न वीडियोस बना रहा था और उन्हें बेच रहा था। जरा पंजाब साइबर पुलिस से ही सुनिए ये कहानी। We managed to trace find the offender, and it was very surprising that the suspect had created around nearly 40 CSAM child sexual abuse videos, and the victims were his own relatives, जो 12 साल के 2 लड़के थे, उनके रिश्तेदारों उनके बच्चे थे। उनको करके इनको इनफैक्ट what he was doing was sexually assaulting them and then recording the whole thing and उसको स्टोर कर रहा था गूगल ड्राइव में। ये एक मामला है, लेकिन ध्यान रखें ऐसे हर अपराध के पीछे होती है मासूम बच्चों की चीखें, उनके आंसू। कार्यक्रम में यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव, जो बताएंगे हमें कि इस मसले पर क्या कर रही है सरकार। आप देखते रहें साइबर अलर्ट। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट, जिसमें अब बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव श्री एस कृष्णन। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका साइबर अलर्ट में। थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि किस तरीके से मेटा अभद्र अश्लील सामग्री को परोस रहा है। भारत में कोई रोक टोक दिखती नहीं है उसके ऊपर, लेकिन सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मेटा को नोटिस दिया गया, मेटा ने नोटिस का जवाब भी दिया। इसके आगे अब सरकार की क्या रणनीति है? अब भद्र कंटेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, विच इज प्राइमरीली रिलेटिंग टू CSAM कंटेंट, बच्चों की यौन उत्पीड़न से जुड़ी सामग्री, बच्चों के बारे में जो सेक्सुअली अब्यूजिव मटेरियल जिसे बताया जाता है, इसका जहाँ तक सरकार का इसमें रुख है, इसमें काफ़ी साफ है कि ये हमारे कानून में एकदम बैंड है। आप अगर देखें तो सेक्शन 67B ऑफ IT एक्ट में ऐसे करने पे कड़ी सज़ा हो सकती है। ये क्राइम है और एक ऑफेंस है। बिल्कुल। और इसमें जैसे ट्रेडिशनली जिसे कहते हैं सेफ हार्बर, ये सेफ हार्बर नहीं होता है। जो भी ऐसा कंटेंट बनाता है, जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे लगाता है या कैरी करता है, उन सब पर ये लागू है। तो इसमें यह कहना कि भाई इसमें हम सिर्फ एक इंटरमीडियरी हैं और हमारे चैनल पे या हमारे प्लेटफॉर्म पे किसी ने ऐसा कंटेंट लगा दिया है और इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं अंडर सेक्शन 79(1) ऑफ द IT एक्ट, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये नहीं हो सकता है। हमने साफ साफ मेटा को ये भी सूचित कर दिया है और किसी भी वक्त जो है इस पर क्रिमिनल कार्रवाई हो सकती है। ये बड़ा सीरियस मामला है और इसके सीरियसनेस को हमने उनको काफ़ी स्पष्ट तरीके से बताया हुआ है। और हम ये चाह रहे थे कि कैसे ऐसा कंटेंट दिख गया, ये आप हमें समझाइए कि इतना सब होने के बावजूद ऐसा कंटेंट कैसे दिख गया। तो वो ये बता रहे थे कि कुछ नए तरीके से लगाया गया एक PDF डॉक्यूमेंट में, जो कि दूसरे एडवर्टाइजमेंट के साथ लगाया गया, और वो डॉक्यूमेंट में अंदर जाके
दूसरे एक लिंक को खोलने से ये पता चलता है। लेकिन सर यहाँ पर ये जो बात आपने बोली है ना, अभी हमने प्रोग्राम में भी उदाहरण दिए हैं बहुत सारे कि किस तरीके से स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कोई और विषय, जब आप उसे क्लिक करते हैं तो ना केवल बच्चों के यौन उत्पीड़न से जुड़ी सामग्री बल्कि अश्लील सामग्री, खुले आम विज्ञापन दिख रहे हैं मेटा पर। क्या इसको लेकर, क्योंकि विज्ञापन के अप्रूवल पे सर एक और बात जोड़ना चाहूंगी, ये बात देखी गई है कि ऐसे अश्लील और खासकर CSAM से जुड़े विज्ञापन मेटा 24 घंटे में अप्रूव कर देता है। उनके एल्गोरिदम्स जो अप्रूव कर रहे हैं इन एड्स को, क्या उस पर भी गौर करने की ज़रूरत है? इन सब चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक मेटी का संबंध है, इसमें हमारा साफ रुख है कि ये ऑफेंसेस हैं, इसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं। जैसे अगर किसी जगह पे कोई एक चोरी हो गई या कोई और घटना घट गई है जो कि पीनल कोड में एक ऑफेंस है, तो उस पर तुरंत एक्शन कार्रवाई ली जाती है, कंप्लेंट होती है और पुलिस की कार्रवाई हो जाती है। ये भी उसी तरह का ऑफेंस है, यही मैं समझाना चाहता हूँ। इसमें मेटी का डायरेक्ट रोल मतलब कि हमने कानून बना दिया है। जैसे आप ये नहीं कहोगे कि हर एक ऑफेंस में क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, वो हर चीज़ जो है गृह सचिव या किसी के पास आने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी ये कानून अपना काम करना चाहिए, यही हमारा राय है। और पुलिस में जो भी कंप्लेंट होगा उस पर पुलिस पूरी तरह से कार्रवाई कर सकती है। यही आज का सिचुएशन है। ये हमने साफ साफ मेटा को भी समझा दिया है कि कंप्लेंट आएगा तो आप पर ही आएगा ये। लेकिन ये बात जो आप पहले कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसे कंटेंट को कैसे निकाला जाता है और ऐसे कंटेंट के खिलाफ कैसे एक्शन ली जाती है, उसके लिए अलग से एक्शन करने की ज़रूरत है। और उस एक्शन के लिए हम मेटा से हम पूछ रहे हैं कि आपने कैसे इसको अलाउ किया और टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे इसको आप रेस्ट्रिक्ट करेंगे और क्या क्या मेजर्स आप ले रहे हैं ऐसे कंटेंट को प्रिवेंट करने के लिए। सही, हमने देखा अभी कि सरकार ने टेलीग्राम ऐप पर बैन लगाया कुछ हफ्तों के लिए, बैन हट भी गया उसके बाद। लेकिन उस वक्त एक दिखा कि हाँ सरकार बहुत सीरियस है इस चीज़ को लेकर, एक्शन मोड में सरकार दिखती है। क्या मेटा को लेकर भी इस तरीके का कोई एक्शनेबल सोच फ्यूचर में नजर आएगी? खासकर इसलिए मैं बात पूछ रही हूँ सर, क्योंकि मेटा को आपने समझाया, लेकिन अब इस बार भी जो केस सामने आया ना सर, वो मेटा के इंटरनल्स इंक्वायरी से नहीं आया, वो जर्नलिस्ट ने मुद्दा सामने लेकर आए वो ना, यानी उनके एल्गोरिथम्स तो काम नहीं कर रहे हैं। क्या फ्यूचर में दोबारा कुछ ऐसा सामने आता है तो सरकार ठोस कदम और कड़ा कदम उठाएगी? हम किसी भी हालत में जो जहाँ जहाँ कदम हमको उठाना होगा हम उठाएंगे। वो हर एक केस के फैक्ट्स अलग होते हैं। जैसे आपने जिक्र किया जो टेलीग्राम पे बैन लगा था, टेलीग्राम के पर जो बैन लगा था वो बहुत ही सोच समझ के लिया गया एक एक्शन था। हमने पाया कि जो एग्ज़ाम पेपर लीक और ऐसे जो काम होते हैं टेलीग्राम के माध्यम से हो रहे थे और कई बार टेलीग्राम को नोटिस दिया गया था और उनसे बात हुई थी कि ऐसा कंटेंट कैसे बन रहा है और इस पे आप लोग क्या एक्शन ले रहे हैं। तो कई बार ये उनसे बात हुई थी और उतनी बात होने के बाद ही हमने उनको कई नोटिसेस दे के ऐसा एक्शन, कड़ी कार्रवाई हमने ली थी। हमने जब ये सब चीज़ें कोर्ट में बताई तो उन्होंने पाया कि ये बड़ा रीजन्ड ऑर्डर है और उन्होंने गवर्नमेंट के एक्शन को अपहोल्ड किया। जो सेक्शन 69A है IT एक्ट का, उसके मुताबिक हम ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म लेवल पर भी हम कंटेंट को ब्लॉक कर सकते हैं। ये बात कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया। अगर ये फैक्ट्स और मल्टीपल एपिसोड्स हमारे पास रिपोर्ट होते हैं और हम ये पाते हैं कि देयर आर प्रॉब्लम्स, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं होगी। लेकिन उससे पहले ये भी हो सकता है कि कोई कंप्लेंट करें, पुलिस में जाके अपना कंप्लेंट करें और उस पर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया अंडर सेक्शन 67B इट इज़ एन ऑफेंस। ऑफ कोर्स सर, ऐसे में जबकि हम जानते हैं कि मेटा से जब भी बात होती है इस तरीके की तो वो आंकड़े देते हैं, हमने इतने मिलियन अकाउंट्स ब्लॉक किए, हमने इतने हैंडल्स को इनएक्टिव किया। मेटा के जो खुद पूर्व के VPs या डेटा साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई ये प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं।
ठीक है ना। और हमने ये भी स्टडी किया है कि अमेरिका में ही कई स्टेट्स में मेटा के खिलाफ केसेस हुए हैं जहाँ पे कि यही बात आई है कि आप एडिक्शन पैदा करते हैं बच्चों में, आप एडिक्शन पैदा करते हैं अपने कंटेंट से, और इसके लिए आपको डैमेजेस भी देना होगा। और कई स्टेट्स में ऐसे कोर्ट जजमेंट्स भी आए हैं कि मेटा को डैमेजेस भरना होगा फॉर क्रिएटिंग एडिक्शन क्रिएटिंग कंटेंट। वही चीज़ हम इंडियन के आईटी रूल्स, इंडिया के जो हमारे आईटी रूल्स और गाइडलाइंस हैं 2021 के, उनको लागू किया गया। समय समय पर जब हमको ज़रूरत पड़ी वहाँ पे अमेंडमेंट्स लाए गए, और उन रूल्स को हम कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंतर्गत भी लाने को सारे कंपनीज़ को हमने कंपेल किया कि भाई आप इसको अनिवार्य ढंग से कम्युनिटी गाइडलाइंस में आपको लाना पड़ेगा। और जहाँ पे ये कंटेंट ज़्यादा हो जाती है फिर और हमारे तरीके हम अपनाते हैं। इसके अलावा हमने एक ग्रीवेंस मैकेनिज़्म का भी मैंडेट किया है। वो ग्रीवेंस मैकेनिज़्म में कोई भी इंडिविजुअल कंप्लेंट कर सकता है इन ऐप, वहीं से वो कंप्लेंट दें कि भाई ये इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है, ये गलत है, इसको रिपोर्ट करें। और अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है देन दे कैन, एक ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी भी बनी हुई है जहाँ पे कि लोग अपील दे सकते हैं। ये ज़रूरी है। इस शो के माध्यम से मैं लोगों को इसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ऐसा एक मैकेनिज़्म आईटी रूल्स में बना हुआ है, और उसकी पूर्ण तरह वो उपयोग करें। और जब भी उनको लगता है कंटेंट गलत है या किसी भी तरह की गलती हो रही है या कोई ग्रीवेंस हो, वो डायरेक्टली मेटा या उस ऐप के अंतर्गत अपना कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। और उस पर उनको एक्शन सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिला तो वो ग्रीवेंस अपीलेट कमिटीज़ हैं 3, उनको वो डायरेक्टली अपील कर सकते हैं। इट इज़ अ कम्प्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस। हम जानते हैं टेक्नोलॉजी से चुनौतियां बहुत बढ़ जाती हैं, ऐसे में क्या सरकार के लिए ब्लू मेश नेटवर्क्स एक नई चुनौती के रूप में सामने है? क्योंकि ऐप्स बैन आप कर सकते हैं लेकिन नए ऐप्स आ जाते हैं। देखिए, ये टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ती रहेगी और हम टेक्नोलॉजी की बढ़ावा को रोक नहीं लगा सकते। हमें अडेप्ट करते रहना पड़ेगा, हमें फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा हमारे अप्रोच में। और ये भी हमको जानना ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी एक टूल है, इसको सही तरह से भी आप यूज़ करते हैं और गलत तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। Right. तो अब ये अवेयरनेस एंड एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोग ऐसे टूल्स को गलत तरह से यूज़ ना करें। और अगर आप ऐसे टूल को यूज़ करके गलत काम करते हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो ये अवेयरनेस भी ज़रूरी है। तो अंत में सिटीजन्स के लिए क्या आह्वान आपकी ओर से? माई अपील टू सिटीजन्स विल बी, आप अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं उसे सही ढंग से करिए, प्रोडक्टिव ढंग से करिए। कि CSAM कंटेंट किसी ने कभी देखा तो तुरंत उसको रिपोर्ट करें, ये बहुत ज़रूरी है। CSAM कंटेंट को दिखाना और CSAM कंटेंट को स्प्रेड करना, पब्लिश करना, ये एक क्राइम है। और अगर किसी को भी ये पता चले तो तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन पे या साइबर क्राइम जो पोर्टल है उस पर इसका रिपोर्टिंग ज़रूर करें और इस पर ज़रूर कार्रवाई होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू। थैंक यू। मेटा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद फेक विज्ञापनों पर सवाल उठाना प्रत्येक नागरिक की साइबर सुरक्षा से जुड़ा मामला भी है। बहाना कोई भी हो सकता है, उदाहरण आपको हमने दिखा दिए, लेकिन ऐसे हर विज्ञापन के निशाने पर होते हैं मासूम लोग, हम और आप, जिनकी मेहनत की कमाई लूटने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं ये स्कैमर्स। लेकिन ध्यान रहे, मेटा के प्लेटफॉर्म्स इंस्टा, फेसबुक पर अश्लील सामग्री के विज्ञापनों, विशेषकर बाल यौन शोषण सामग्री के विज्ञापनों के खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है। बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। ऑनलाइन अगर आप कहीं भी बाल यौन शोषण की सामग्री देखें तो तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत करें। साइबर सेफ रहना है तो हम सबको बनना होगा साइबर सोल्जर। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन जुड़िए हमारे साथ। हमारा ईमेल आईडी है cyberalert.ddnews@gmail.com। तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक रहें साइबर सेफ। नमस्कार, जय हिंद। साइबर अलर्ट के प्रायोजक थे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।